ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट कर रहे हैं हम एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा बार बार मैं कोई भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाऊँ, पॉलिटी पढ़ाऊँ या सोशोलॉजी वगैरह कुछ पढ़ाऊँ ना, तो दो तीन पॉइंट आपको बार बार बोलने पड़ते हैं। कभी कभी समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये शब्द मतलब बहुत बार आते हैं। मैंने लेक्चर्स में भी कम से कम अब तक 50 बार बोल चुका हूँ इनको। थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा समझा भी दिया है थोड़ा बहुत। बट मेरा पहले से भी प्लान था कि पूरा डिटेल करना है इनका, साम्यवाद का, पूंजीवाद का। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो विचारधाराओं में से एक है साम्यवाद, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म है ये, कम्युनलिज्म नहीं है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, या जो एक धर्म के नाम पे कट्टरता होती है वो कम्युनलिज्म होता है। ये कम्युनिज्म है, ये है अपना साम्यवाद। तो इसमें हम दो तरीके से दो पार्ट में लेने वाले हैं इसे, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरे साथ में यहाँ सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो हम 1 to 1 कन्वर्जन करेंगे इसमें। एंड ये इसलिए है कि शायद मैं जो चीज़ें मेरे अंदर होती हैं उन सारी चीज़ों को मैं कन्वर्जन के माध्यम से निकाल पाता हूँ। अगर हो सकेगा, अगर सही सही नहीं बैठता है तो फिर रिकॉर्ड करके भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। मैं तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? पार्ट 1 में हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि इसकी साम्यवाद की विश्व के लेवल पे कैसे विचारधारा आई और विश्व के लेवल पे देशों में कैसे कैसे फैलाई है, ठीक है। तो इसका पूरा इतिहास से शुरू करेंगे हम, जब से इंसान ने जन्म लिया उससे हम ऐसे शुरू करेंगे कि है क्या ये कॉन्सेप्ट जो आज के समय पे जो माओवाद आप देखते हैं, जो आज के समय पे आप जहां भी मन करते हैं सोशल मीडिया पे देखते होंगे, तो लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये लिबरांडो और इस तरीके से बहुत सारे शब्द यूज करने में आते हैं, मतलब बहुत अटपटे शब्द सुनने में आते हैं आपके में, ओके। तो इस सारी चीजों को हम देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम शुरुआत करेंगे जहां शायद आप ज्यादा सवाल मुझसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट जो होगा वो कम्युनिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर साम्यवाद कैसे आया और आज के समय पे भारत में साम्यवाद का स्वरूप क्या है। आप किसी भी विचारधारा के समर्थक हों, सबसे पहली बात तो ये, जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो उनके लिए भी पहली बात ये है, विचारधारा के कहीं भी किसी भी तरीके की विचारधारा के समर्थक हों, पूंजीवाद हों, राइटिस्ट हों, हिंदू धर्म के कट्टर हों, मुस्लिम धर्म के कट्टर हों, लेकिन अगर तुम सामने वाले की विचारधारा को नहीं सुन रहे हो ना, तो आप शायद किसी भी कंडीशन में आप देशभक्त नहीं हो सकते। अगर आप सामने वाले के विचार, संतुष्ट होना नहीं होना बाद की बात होती है, साम्यवाद को समझना, पूंजीवाद को समझना या किसी धर्म को समझना वो जरूरी होता है। अगर किसी के बारे में आप तुम बिना सोचे समझे लगातार बोल दो और तुम्हें पता भी नहीं है कि सामने वाली चीज है क्या, एक बार समझने की तो कोशिश करनी चाहिए वो है क्या है उस चीज की। तो जब हम इंडिया वाले में आएंगे तो उसमें सारे सवाल जो आपके होंगे, बोले सर ये एनडीटीवी क्या है, एनडीटीवी क्यों ये लेफ्टिस्ट टाइप की, कौन से इधर की साइड में गोदी मीडिया टाइप चल रहा है, राइट विंग, क्या बीजेपी सच में ही राइट विंग वाली पार्टी है, क्या कांग्रेस लेफ्टिस्ट है, इस तरीके से। तो इस पे हम बात करेंगे। कन्हैया कुमार को भी हम एग्जाम्पल में लेंगे। भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। भगत सिंह को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। आप देखते होंगे कि लोग जो करते हैं कि अपनी टी शर्ट पहनी और उस पर भगत सिंह की वो लगाई कि मैं भगत सिंह का फैन हूँ, मैं भगत सिंह का फैन हूँ, और ऐसे माथे पे तिलक लगा के जय श्री राम भगत सिंह का फैन। तो वहां पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है भगत सिंह के बारे में। तो मुझे दोनों पार्टों में ये क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो देखो क्या चलेगा अपना प्रोसेस में। पहले पार्ट में एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य का विकास क्रम कैसे हुआ ये देखते हैं एक बार। फिर उसके बाद में स्टेज वाइज एवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद में हम चलेंगे कि कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति हैं, यूरोप में पैदा जो हुए थे वो जर्मन में हुए थे, और बाद में उनकी विचारधारा ऐसी थी, रेडिकल विचारधारा थी, तो उन्हें देश से निकाला दे दिया। तो वो लंदन में जाके और वहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ाने लग गए। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक नई विचारधारा लेके आए। और उस समय यूरोप में ये बात है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में, मरे थे 1875 के आसपास में। तो उस समय चल रहा था यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण चल रहा था। तो उस समय की कंडीशन में कार्ल मार्क्स के द्वारा ये विचारधारा लेके आई गई, साम्यवाद वाली। अब साम्यवाद वाली विचारधारा को अगर मैं बोलूं, डायरेक्टली बोलूं, तो एक दो शब्दों में ऐसे बोल सकते हो, सभी को समान करने की विचारधारा है। सभी के पास में पैसे बराबर होने चाहिए, सभी के पास में खेती बराबर होनी चाहिए, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं करना है, इस तरीके की ये विचारधारा है। साम्यवाद की विचारधारा में कोई भी कास्ट नहीं होती, साम्यवाद की विचारधारा में कोई भी स्टेट नहीं होता, राज्य नाम की कोई अवधारणा नहीं होती। ये पूरी बात उन्होंने बोली है। तो पूरा देखेंगे, बट ओवरव्यू में आपको बता रहा हूं कि कार्ल मार्क्स कैसे उस विचारधारा को लेकर के आए थे।
और क्या कहा था उन्होंने, कौन कौन सी किताब लिखी और क्या कहा कार्ल मार्क्स ने। फिर कार्ल मार्क्स तो किताब में लिख के चले गए, कार्ल मार्क्स ने कुछ नहीं किया, किताब में लिखा और निकल गए, खत्म हो गए, उस समय कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद में उस विचारधारा को लेकर के रूस में एक लेनिन नाम के एक व्यक्ति आते हैं, व्लादिमीर लेनिन, और वो उस विचारधारा को लेकर के क्रांति करते हैं। यानी साम्यवाद की जो विचारधारा थी उसे प्रैक्टिकल करने का काम पहली बार होता है रूस में लेनिन के द्वारा। ठीक है, 1919 में क्रांति की जाती है, रशियन क्रांति होती है, तो वहां पे पहली बार प्रैक्टिकल होता है रूस के अंदर। देन रूस में लेनिन मर जाते हैं, तो उसके बाद स्टालिन आते हैं, तो स्टालिन भी 30 साल तक शासन करते हैं। और स्टालिन क्या करते हैं कि यूरोप को भी आप दो भागों में बांट सकते हो, एक हो जाता है पश्चिमी यूरोप और एक होता है पूर्वी यूरोप, जिनमें मतलब छोटे छोटे यूगोस्लाविया, क्या उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया वाले देश भी आ जाते हैं। तो ये रूस वाली जो विचारधारा थी ये आसपास के सभी देशों को समाहित कर लेती है और सबको साम्यवादी बना के यूएसएसआर का गठन कर देती है, यूनाइटेड सोवियत संघ का गठन कर देती है। देन वही विचारधारा का फिर प्रैक्टिकल की बात आती है, फिर उसे चीन में पहुंचाया जाता है। चीन में माओ जेडुंग नाम के एक व्यक्ति थे, बिल्कुल एक साधारण किसान घर में पैदा हुए थे, लाइब्रेरी में काम करते थे, लाइब्रेरियन थे। किताब उनके हाथ लग गई कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स की किताब को पढ़ते पढ़ते वो रेडिकल हो गए। अब देखो, बंदूक क्रांति दो तरीके से होती है नॉर्मली, तो कलम से होगी या बंदूक से होती है। तो बंदूक की क्रांति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कलम की क्रांति होती है। कार्ल मार्क्स ने, वो व्यक्ति जो 100-150 साल पहले एक किताब में लिख के चला गया, उसने कभी भी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन उसके कारण बाद में कितने लोगों ने बंदूक उठाई है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो माओ जेडोंग जो है वो लाइब्रेरी में बंदूक उठाते हैं, अपनी पूरी सेना बनाते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलआर, और फिर उसके बाद में 1949 में चीन को, वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसे हराते हुए, यानी चीन एक नेशनलिस्ट देश बन चुका था, जैसे कि आज के समय पे इंडिया है ना राष्ट्रवादी देश, वहां पे नेशनलिस्ट पार्टी थी, एंड उसको हराते हुए चीन में फिर साम्यवाद लेकर के आ गए थे। उसका थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हुए ही बाद में शुरुआत उस समय से हो गई थी जब रूस में साम्यवादी शुरुआत हुई थी। उसी समय भारत में शुरुआत होने लग गई थी। एम एन रॉय नाम के एक व्यक्ति थे जो रूस में जाकर के मिल के आए थे स्टालिन से, और वहां से भारत में ला करके आए थे साम्यवाद की विचारधारा। साम्यवाद की विचारधारा चलती रही, साथ साथ में जैसे हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं साम्यवादी आदमी थे। साम्यवादी तो नहीं बोलेंगे, समाजवादी बोलेंगे उसे। तो साम्यवाद में और समाजवाद में क्या अंतर है ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो ये बात थी, तो इसमें यही रहेगा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, देन वी टॉक अबाउट दी रूस में कैसे हुई है क्रांति, और उसके बाद में हम चाइना और शीत युद्ध नाम का एक कोल्ड वार आप सुनते होंगे, कोल्ड वार चलता है 1950 से 1990 तक का, उसके बाद में बात करते हैं। और पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 में शायद उन सारी सब चीजों पे हम नहीं कर पाएंगे और पार्ट 1 भी काफी बड़ा हो जाएगा उन चीजों से रिलेटेड, तो पार्ट 2 में हम इंडिया वाले में जाएंगे। तो इंडिया वाले में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि इंडिया वालों में सवाल क्या होने वाले हैं आपके, जो बेसिकली सवाल की क्या गांधी जी साम्यवादी थे, समाजवादी थे, राइट विंग थे, नेहरू जी की क्या विचारधारा थी, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण की क्या विचारधारा थी, राम राज्य क्या अपने आप में समाजवाद की विचारधारा रखता है क्या, राम राज्य जो आजकल आप बोलते हैं ना राम राज्य, एक शब्द आता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति नॉर्मली जब वो कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्ट हो जाता है तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें कॉमरेड बोला जाता है, कॉमरेड बोला जाता है। तो कॉमरेड्स की बात करेंगे सेकंड पार्ट में करेंगे, लेकिन साथ साथ में थोड़ा बहुत मैं आरएसएस को भी लेके चलूंगा उसमें। क्या सच में ही आरएसएस राइट विंग है जो दिमाग में आप बैठा के चलते हैं? तो संघी लोग कौन होते हैं, कॉमरेड लोग होते हैं। कहीं संघी लोग अगर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो क्या वो साम्यवादी विचारधारा के अंतर आ जाते हैं या नहीं आते हैं? तो वो सब बात करेंगे। तो एनडीटीवी, बीबीसी का भी आप देखते होंगे, बोला जाता है ये लेफ्टिस्ट है इस तरीके से, कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, भगत सिंह, तो ये सारी चीजें बात की जाएंगी। और थोड़ा बहुत मैं राजस्थान के बारे में बात करूंगा। राजस्थान भी साम्यवाद में एक तरीके से ज्यादा ऐसा एक्टिवनेस नहीं रही राजस्थान के अंदर। राजस्थान में थोड़ा बहुत साम्यवाद आने की थोड़ी बहुत अगर रही तो आदिवासी डूंगरपुर वाले इलाके में, और जो अपना इधर का बेल्ट है झुंझुनू, सीकर एंड चूरू वाला जो बेल्ट है बीकानेर तक का, यहाँ पे जाट बेल्ट में तार्किकता और अंधभक्ति को दूर, अंधविश्वास को दूर करते हुए उन्होंने भी कहीं ना कहीं साम्यवाद को अपनाने की कोशिश की थी। तो उनमें से आप आज के समय पे भी अपने विधायक हैं, एंड एक छोटू राम करके, सर छोटू राम करके, अपने जाटों के एक बहुत बड़े, छोटू राम चौधरी करके एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे थे और कॉमरेड रहे थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में नॉर्मली केरल और बंगाल में, उसके अलावा त्रिपुरा में भी, 3 राज्यों में नॉर्मली अपना ये कम्युनिस्ट शासन रहा है, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में
चलेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहली बात पे कि आपसे मैं पूछूं कि अब तक ये दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाइयां, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई का कारण बताओ आप। बेसिकली कोई भी जगह पे कहीं पे भी कोई लड़ाई हो रही है, पहला कारण तो है सत्ता, यस, दूसरा पूंजी, दो चीज ही बोलोगे आप और कुछ है ही नहीं। ओरिजिनली विचारधारा वगैरह सब बाद में आती है, सब चीज बाद में आती है, मेन चीज होती है पावर। लड़ाई हर जगह कहीं पे भी लड़ाई हो रही है ना, उसमें दो कारण आते हैं, या तो एक सत्ता होगी, ठीक है, कि पावर किसके पास में रहेगी, लीडर कौन बनेगा, कौन बड़ा आदमी है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ रहेगी। और दूसरा रहेगा कि ये संपत्ति जो है, ये जो संसाधन है, इस पे अधिकार कौन करेगा, इन रिसोर्सेज पे अधिकार कौन करेगा। शुरू से लेके आज तक लड़ाई का पहला और अंतिम कारण ये दो ही रहे हैं, बाकी विचारधारा वगैरह सब ये सत्ता के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पावर करेगा वही रूल चलेगा, वही डिसीजन मेकिंग करेगा, और जिसके पास पावर होगी वही जो है वो संपत्ति पे अधिकार कर लेगा। तो जब संपत्ति के पास अधिकार, जिसके पास संपत्ति का अधिकार हो जाएगा तो वो सरप्लस में चला जाएगा, उसके पास में अधिक चीजें होंगी और वो अपने आप में कहीं ना कहीं उन चीजों का एंजॉय कर रहा होगा। दूसरा व्यक्ति वो होगा जो संपत्ति के कमी में होगा, जिसके पास संपत्ति नहीं होगी, यानी गरीब होगा, और वो व्यक्ति जो है वो एक तरीके से शोषण हो रहा होगा उस व्यक्ति का। तो लड़ाइयों का सिर्फ दो ही कारण है, कहीं पे भी आप देख लेना। बाय द वे, दो लोगों के बीच में रास्ते चलते हुए वो लड़ाई हो रही है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं छोटा ईगो रहा होगा, और ईगो का मतलब क्या हो रहा है, पावर, पावर हो रहा है। कहीं कास्टिज्म के ऊपर लड़ाई हो रही है, कहीं धर्म के ऊपर लड़ाई हो रही है, सब लास्ट में पावर पे जाके खत्म होती है। पावर की ताकत किसके पास में है, सत्ता किसके पास में रहनी चाहिए, बस यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। तो नॉर्मली लड़ाई जो हो रही है वो सत्ता। अब शुरू जैसे मैंने किया तो एक डेफिनेशन मैं आपके लिए बोल देता हूँ कम्युनिज्म का। आपके पास कॉपी पेन है तो एक बार लिख लीजिए अगर हो सके तो। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ। कम्युनिज्म एम टू क्रिएट एन आइडल वर्ल्ड दैट इज क्लासलेस, कास्टलेस, गवर्नमेंटलेस एंड स्टेटलेस। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद एक ऐसा आदर्श विश्व बनाने की कोशिश करता है। इंग्लिश में आप लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए आप। साम्यवाद, समाजवाद नहीं बोल रहा हूं, वो भी साम्यवाद बोल रहा हूं। साम्यवाद एक ऐसा आदर्श विश्व बनाने की कोशिश करता है जिसमें क्लासलेस, कोई वर्ग नहीं हो, यानी वर्ग विहीन हो, उसके अलावा कास्टलेस, जाति विहीन हो, गवर्नमेंटलेस, जिसमें सरकार भी नहीं हो, एंड स्टेटलेस, जिसके अंदर देश भी नहीं हो। ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी, अपने कम्युनिज्म की। ओके, तो कम्युनिज्म को आप लोकतंत्र से अगर जोड़ें तो एक सीधा सा निकल के आता है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा भी जो गेटिसबर्ग स्पीच में दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए, जनता का, हाँ, जनता के द्वारा शासन। इसको थोड़ा बहुत अगर कम्युनिज्म से कनेक्ट करें तो शोषित वर्ग का, शोषित वर्ग के लिए शोषित वर्ग द्वारा शासन, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये विचारधारा आई कैसे, बस विचारधारा के मैंने डेफिनेशन आपको बोल दिया, डेफिनेशन को धीरे धीरे समझते चलेंगे, बट दो चार पॉइंटों का आप ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपको बताया एक तो कास्टलेस, ठीक है, कोई भी जाति नहीं होनी चाहिए। एक बताया मैंने आपको क्लासलेस, कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए। वर्ग का मतलब अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, इस तरीके के वर्ग बनते हैं, ठीक है। ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं हम नॉर्मली, क्लास वर्ग क्या होता है। कास्टलेस होना चाहिए, वर्गलेस होना चाहिए, स्टेटलेस होना चाहिए, राज्य विहीन होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट लेस होना चाहिए। अब ऐसा सोचो, तुम्हारे हिसाब से ही दिमाग लगा के सोचो कि ऐसा क्या पॉसिबल है, कभी रहा होगा, कभी विश्व में इतिहास में कभी रहा होगा, ऐसा कभी रहा होगा। आप सोचो कि आदिवासी लोग रहे होंगे, उनमें कभी ऐसा कास्ट रही होगी क्या, कास्ट नहीं होगी। मान लीजिए आज से मैं 10,000 साल पहले चल जाता हूँ और वहाँ पे एक कबीला है और उस कबीले के अंदर एक मुखिया होगा, नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा एक मुखिया हो सकता है, उसके अलावा सब लोग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मुखिया के पास भी कोई बड़े अधिकार नहीं होते हैं, वो भी एक शिकारी के रूप में ही काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करके लाना है और अपने घर वालों की देखभाल करना है कि भाई रात में कोई उन्हें शेर वगैरह उठा के ना ले जाए। बस क्या था मतलब उस समय, यही तो था ना, आदमी का जीवन भी क्या था उस समय, खाद्य संग्राहक होता था आदमी, हंटर गैदरर होता था। घर से निकला, घर यानी गुफा से निकला, खाने की व्यवस्था की, खाने को पकाना बाद में आया, बट पहले कच्चा खाता था, जब पकाने का सिस्टम आ गया तो पकाना शुरू कर दिया। खाने की व्यवस्था हो गई, उसके बाद में उसे और कोई मतलब नहीं था, खाने की व्यवस्था हो गई, अपनी गुफा में आ गया और अपनी गुफा में आकर के सो गया। इस तरीके से वो नॉर्मल लाइफ जीता था। तो मानिए उस समय क्या कास्ट रही होगी, नहीं रही होगी, क्या कोई क्लास रही होगी,
क्योंकि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, पैसे का कॉन्सेप्ट था क्या भाई, बार्टर सिस्टम था। आज से इंडिया में तो आज से 300-400 साल पहले भी बार्टर सिस्टम भी बड़े लेवल पे चलता था। वो अगर चलते होंगे पैसे वगैरह तो वो स्टेट लेवल पे ही चलते थे, राज्य राजा के पास में या आसपास में। लोगों गांव के लेवल पे तो बार्टर सिस्टम ही चलता है। इवन आज के टाइम पे भी बहुत सारी जगह चलता होगा बार्टर सिस्टम, जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती, वस्तुओं का लेन देन होता है। तो यहाँ पे क्लास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा है ही नहीं। जब पैसा नहीं है तो फिर अमीर गरीब पढ़ाई लिखाई कहाँ से हो जाएगी। क्लास तो नॉर्मली 2-3 तरीके की होती है, या तो अमीर गरीब हो जाएगा, ये क्लास हो गया, अमीर वर्ग हो गया, उच्च वर्ग हो गया, या निम्न वर्ग हो गया। दूसरा बन जाता है कि भाई ये पढ़ने वाले शिक्षित वर्ग हो गया, एक अनपढ़ वर्ग हो गया। इस तरीके से क्लास तो क्लासलेस रहा होगा। कोई स्टेट होता था? कोई स्टेट नहीं होता था भाई। आज यहाँ पे हैं, कल यहाँ पे खाना खत्म हो गया, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए, कोई स्टेट रहा? कोई गवर्नमेंट होती होगी? गवर्नमेंट भी नहीं होती होगी। तो ओरिजिनली कम्युनिज्म की जो परिभाषा है, साम्यवाद की जो परिभाषा है, उसमें अगर बात करें बेसिकली हम, तो पहला साम्यवादी तो हमारे वो जो एंसेस्टर रहे होंगे, जो आदिवासी रहे होंगे, वो होंगे हिसाब से। ओके, अब यहाँ पे ये बात जो डेफिनेशन जो मैंने बोली है, कम्युनिज्म एम्स टू क्रिएट एन आइडल वर्ल्ड, एक ऐसा आदर्श सोसाइटी। आदर्श सोसाइटी का मतलब कहाँ है? यहाँ पे कुछ इश्यू तो रहे होंगे ना, कोई बात, तभी तो ये विचारधारा इतनी बड़ी हो गया है भाई। विचारधारा अगर कोई दूसरी विचारधारा में कमी नहीं होती, पूंजीवाद अगर अच्छा होता तो ये विचारधारा आती क्यों? क्यों रूस को जरूरत पड़ती, क्यों चाइना को जरूरत पड़ती, क्यों नक्सली लोग पागल हैं इस तरह करके? तो ये विचारधारा आती है औद्योगिकरण के बैकग्राउंड में। औद्योगिकरण से पहले भी सामंती व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार के पास में 400-500 बीघा खेत होता था, लेकिन उस समय इतना अधिक शोषण नहीं होता था लोगों को। बस लोगों को क्या होता, खाना पीना मिल जाता था और अपना मस्त रहते थे लोग उस समय। जब औद्योगिकरण हुआ इंग्लैंड वाले क्षेत्र में, बाद में यूरोप में फैला, तो यानी 18वीं सदी में पूरे यूरोप में फैल चुका था, इवन एक जापान तक भी पहुंच चुका था, अमेरिका तक भी पहुंच चुका था। औद्योगिकरण में क्या हुआ कि जो पहले सामंती वाला सिस्टम था, वो सामंती वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लग गया। जो जमींदार लोग थे वो उद्योग धंधे लगाने लग गए, क्योंकि उन्हें पता लगने लग गया कि खेती में उतनी ज्यादा बचत नहीं है, उससे ज्यादा बचत जो है इधर की साइड में। पहले जो सिस्टम होता था उसमें राजा होता था, राजा के नीचे होता था जमींदार लोग, जमींदारों के नीचे होते थे सैनिक, और सैनिकों के नीचे होती थी जनता। जनता सबसे नीचे होती थी। ये पूरा स्टेट बने हुए थे, बने हुए थे। औद्योगिक में वो जो जमींदार लोग थे बीच वाले, वो एक नई क्लास में निकल के आते हैं, उद्योग धंधे बनाने वाले लोग, यानी नव धनाढ़ लोग निकल के आते हैं, नए पैसे कमाने वाले लोग आते हैं। क्योंकि भाई एक बनियान है तो उसने कोई नया उद्योग खोल लिया, पहले उसकी नॉर्मल दुकान थी, अब उद्योग खोलने के बाद में उसको पैसे इनकम ज्यादा होने लग जाएगी, तो ये नया धनाढ़ वर्ग बनने लग जाएगा। तो अब जमींदार के साथ साथ में उद्योग धंधों में भी शोषण होने लग जाता है लोगों का, मजदूरों का। पैसे कम मिलते थे। औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी खास बात बताऊं, अगर इंग्लैंड का आज के समय पे पूरे विश्व में नंबर 1 है, उसका नंबर 1 होने का कारण एक तो इंडिया, दूसरा मजदूरों का शोषण। दो ही कारण है। मजदूरों का इतना बुरा शोषण किया है इन्होंने, इनके खुद के मजदूरों के लिए खाने की कंडीशंस नहीं होती थी। मतलब एक एक कमरे के अंदर 15-15 मजदूर रहते थे। ये बात चल रही है पूरी 18वीं सदी के अंदर, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। तो मैनुअल लेबर जो मजदूरों के द्वारा करवाया जाता था हाथों से, बहुत बुरी कंडीशन में होता था और पैसे नाम मात्र दिए जाते थे। वहां पे क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। इस शोषण को बैकग्राउंड में कोई व्यक्ति देख रहा था, और कार्ल मार्क्स नाम के व्यक्ति फिलोसफर था, दार्शनिक था। दार्शनिक लोगों का काम होता है खाली बैठ से कुछ ना कुछ शैतानी का काम करना है, सोचते रहना, कुछ अच्छी चीजें सोचना, कुछ बुरी भी चीजें सोचते हैं। कार्ल मार्क्स ने शायद अच्छे तरीके से ही सोचा था, कार्ल मार्क्स ने बुरा नहीं सोचा था। बस ये लिखना बंद कीजिए, बाद में लिखते रहना, समझिए पहले। ओके, तो शोषण हो रहा है यहाँ पे। उसके बैकग्राउंड में कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी लेके आते हैं। तो उस समय 2 पुस्तक लिखते हैं। वो पहले मैंने बताया वो जर्मन के थे, एंड जर्मन फिलोसफर थे। वहाँ पे ये रेडिकल विचारधारा थी, एक तरीके से रेडिकल विचारधारा ये थी, बहुत बहुत ज़्यादा स्टेटलेस, कास्टलेस, इस तरीके से होना, इस तरीके की विचारधारा थी उनकी। तो वहाँ से इन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। तो ये इंग्लैंड में चले जाते हैं। इंग्लैंड में इनको एक दोस्त मिलते हैं, फ्रेडरिक एंजल करके। फ्रेडरिक एंजल करके इस तरीके से नाम है, नाम याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल किताब लिखते हैं, दास कैपिटल। दास कैपिटल, किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो दास कैपिटल। एंड कार्ल मार्क्स प्लस फ्रेडरिक एंजल्स मिलकर लिखते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब दास कैपिटल में ये क्या कहते हैं, इस बारे में बात करते हैं।
दास कैपिटल में ये पूरा एक सबसे अपना अच्छा स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, पूरे विश्व के जो शोषित वर्ग है उसके लिए देते हैं। शोषित वर्ग का मतलब सिर्फ ये नहीं है मजदूरों में ही शोषित होंगे, किसान भी शोषित हो रहे हैं भाई, खेतों में काम करने वाले गरीब किसान वो भी शोषित हो रहे हैं। तो इन दोनों के हिसाब से वो पूरा एक मैसेज देते हैं, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट ओनली योर चांस। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जंजीरों के अलावा। जो जंजीर से तुम जकड़े हुए हो उसके अलावा कुछ नहीं है, जंजीरों से तुम्हें बांध रखा है सोसाइटी ने, तुम्हारी हालत खराब है, तुम एक हो जाओ। और जो ये सत्ता चल रही है इंग्लैंड के, यहाँ राजा है, राजा के नीचे बड़ी बड़ी संसद है, ये अमीर लोग हैं और ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, लास्ट में इनको तुम तबाह कर दो। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड। वर्कर्स में मजदूर जो उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं वो भी आएंगे और जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो भी आएंगे। अब इंग्लैंड में कंडीशन ये आ गई थी कि वहाँ पे खेतों में काम करने वाले लोग कम रहे थे, ज़्यादातर लोग जो आ गए थे उद्योग धंधों में आ गए थे। तो बेसिकली उन्होंने जो बोला था वर्कर्स के लिए बोला था, बट उसके अंदर शोषित वर्ग आप बोल सकते हो उसे। शोषित वर्ग जो कमजोर है, जो दबा हुआ है, उस वर्ग को बोल रहे हैं कि आप यूनाइटेड हो जाओ और दोबारा से खड़े होकर के उस पूरे सिस्टम को बदल दो। सिस्टम जो है वो पूरा खराब है। तो ये कम्युनिस्ट में बेसिक थ्योरी में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बात कही जाती है जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इससे पहले मैंने आपको वो बता दिया आपको कि एवोल्यूशन कैसे हुआ मैनकाइंड, वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। मैनकाइंड जो है आदिवासी था, आदिवासी उस समय भी कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिस्ट था, कहीं ना कहीं विचारधारा नहीं थी फिर भी कम्युनिस्ट ही था, ठीक है। अब इन्होंने ये बात बोल दी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है ये नहीं बोला भाई। उन्होंने बोल दिया कि कास्टलेस, स्टेटलेस, ये सारी चीजें मान नहीं करनी है, बट बिना आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी चीज को सफल थोड़ी कर सकते हो। 10 लोग इकट्ठे होकर के, मान लीजिए 100 लोग मजदूर हैं और चलो 2 लोग ऊपर उनके जो है वो उद्योगपति हैं, वो 100 लोग मिलकर के उद्योगपति को मार देंगे, तो मार दिया, चलो चल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका भी तो सॉल्यूशन चाहिए ना। उसके बाद क्या करना है, आप उन्हें मार दोगे, उसके बाद का क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बना के एक सिस्टमेटिक ढंग से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बात होती है। तो मैंने आपको बताया, आदिवासियों वाली बात बताई, वहां से हम निकल के जैसे आते हैं धीरे धीरे करके। तो एक मैं आपको बीच में एक डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप पूरी ह्यूमन सोसाइटी को ही बांट देते हैं नॉर्मली। देखो, स्टेज में बांट देता हूँ ह्यूमन सोसाइटी को, 4 स्टेज में बांट देता हूँ। एक तो मैं बांट देता हूँ आदिवासी, ठीक है, एक आदिवासी मनुष्य जो पुराने समय पे था, और अगर उसमें पूछा जाए कि क्या वहां पे क्लास डिवीजन रहा होगा, वर्ग भेद रहा होगा क्या। और एक मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी का टाइप क्या रहा होगा वहां पे, इकोनॉमी का टाइप क्या रहा होगा, और टेक्नोलॉजी की स्टेट क्या रही होगी, और राज्य की दशा क्या रही होगी। मतलब स्टेट की, स्टेट ऑफ स्टेट बोलेंगे, राज्य क्या रहा होगा उस समय, आपसे पूछना है भाई। पूरी ह्यूमन लाइफ को मैं 4 भागों में बांट देता हूँ। एक तो हुआ आदिवासी, दूसरा हुआ जब खेती का आविष्कार हो जाता है, ठीक है, खेती का आविष्कार हो जाता है, ये बहुत बड़े आविष्कारों में से एक है। नॉर्मली खेती का आविष्कार होना ही अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। तीसरा होता है औद्योगिक क्रांति का हो जाना, ठीक है, औद्योगिक क्रांति का हो जाना। और चौथा जो होता है, जो प्रेजेंट टाइम में हम जी रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिकली 4 भागों में पूरे ह्यूमन लाइफ को बांट दिया, ठीक है। अब मैं पूछूं, आदिवासी लोगों में कोई वर्ग रहा होगा, कोई वर्ग नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय जानते नहीं थे, ऊंच नीच, अनपढ़, गरीब, अच्छे तरीके से कुछ नहीं जानते। इकोनॉमी की कंडीशन क्या रही होगी वहां पे, अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या रही होगी। बेसिकली नील बोल सकते हो आप, हंटर गैदरर थे ना, शिकार करना है, खाना है, बस इतना ही था। तो एक तरीके से नील बोल लो या हंटर गैदरर लिख लो यहाँ पे। आपसे पूछो टेक्नोलॉजी की क्या कंडीशन रही होगी वहां, नो, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। छोटे मोटे टूल बना रहे हैं, थोड़े बहुत नुकीले पत्थर वगैरह बना रहे हैं, जो कोई यूजफुल नहीं है इतना बड़े लेवल पे। और मैं अगर पूछूं क्या स्टेट रहे होंगे वहां पे, कोई राज्य बने होंगे क्या, नहीं बने होंगे। उस समय कोई राज्य नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। खेती का आविष्कार हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकोनॉमी की बात करूं मैं, खेती का आविष्कार होने के बाद में इकोनॉमी कुछ हुआ होगा। यहाँ पे खेती के आविष्कार होने के बाद में
सरप्लस होना शुरू हो जाता है चीज़ों का। खेती का आविष्कार मतलब क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य ने भाई अपने दिमाग लगा के खोजा होगा खेती कैसे आविष्कार की होगी। खेती का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने देखा होगा कि यार ये घास जो है यहाँ पे इकट्ठी उग रही है और इसे हम खा सकते हैं। घास है, गेहूं वगैरह चावल वगैरह ये सब घास है, इसे हम अपने लिए यूज में ले सकते हैं और साल भर में इसे उगा भी सकते हैं। उन्होंने कहा फिर यार बार बार में हम इधर उधर भटकने की जरूरत कहाँ है, इसी कॉन्सेप्ट को अपना लेते हैं, एक जगह पे खेती करो यहीं पे खाना मिल जाएगा, बार बार दूर जाना कहाँ है। तो भगवान ने पहले से ही दी थी गेहूं वगैरह ये घास वगैरह, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई बायोलॉजिकल कुछ आविष्कार किया होगा उसमें। तो खेती का आविष्कार होने के बाद में थोड़ा बहुत सरप्लस हो गया, थोड़ा बहुत सरप्लस, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अनाज बचा लेते हैं। फिर भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया पैसे का, तो अभी भी बार्टर सिस्टम है। क्या क्लास रही होगी, कोई गरीब ऊंच नीच मेरे हिसाब से नहीं हो पाया होगा उस समय भी। ओके ठीक है। एंड बात करें टेक्नोलॉजी की, नाम मात्र रही होगी टेक्नोलॉजी। देन स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट कबीले बनने लग गए होंगे इस समय। ठीक है, महाजनपद वगैरह हम जब पढ़ते हैं तो जनपद बनने लग गए होंगे, कबीले बनने लग गए होंगे। औद्योगिक क्रांति आती है। अब यहाँ पे कहानी बदल जाती है पूरी की पूरी। यहाँ पे जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो सरप्लस होने लग जाती है। सब कुछ पहले ही ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए सस्ती से सस्ता माल पहुंचाया जा सके। उद्योगों में क्या क्या किया जा रहा था, ज्यादा उत्पादन किया जा रहा था, तो यहाँ पे सरप्लस इकोनॉमी की शुरुआत हो जाती है। देन क्या क्लास बनने लग गई? यस, क्लास दोनों तरीके की बनने लग गई है यहाँ पे। क्लास में एक तो अपना होने लग गया है अमीर गरीब आने लग गया है, ठीक है, और दूसरा पढ़ा हुआ और अनपढ़ भी आने लग गया है। एक तो अपना शिक्षित वर्ग और एक अशिक्षित वर्ग आने लग गया है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गई है और यहाँ पे स्टेट की कंडीशन क्या हो गई है, नेशन बनने लग गए, राष्ट्र बनने लग गए। पहले राष्ट्र नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यहाँ पे राष्ट्र बनने लग गए। देन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में तो इकोनॉमी सरप्लस टू सरप्लस है बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगों के पास में पता नहीं कितने रुपए इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं। देश भी अपने पास में अपनी रिजर्व रखता है, फॉरेन रिजर्व रखता है। ठीक है, क्लास वो है ही, अमीर गरीब है, उसके अलावा शिक्षित अशिक्षित है, और सारी क्लास भी बनने लग गई है, नई नई निकल के आ रही है। ओके, उसके अलावा टेक्नोलॉजी अपने आप में एडवांस लेवल पे पहुंच गई है, बहुत एडवांस में हो जा रही है। जब से आईटी क्रांति आई है तब से अपने आप में टेक्नोलॉजी एक बड़ी लेवल पे पहुंच गई है। आज से 30 साल पहले की लाइफ और आज की टाइम की लाइफ में बहुत अंतर है। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है ना, बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है। जो चीज़ आपके पास में बहुत लंबे टाइम में इंफॉर्मेशन जो होती थी वो पहुंचती थी, वो अब तुरंत पहुंचने लग गई है, लाइव पहुंच रही है आपके पास में। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बड़ी है और नेशनहुड कैसा होने लग गया, एग्रेसिव होने लग गया। एग्रेसिव नेशनहुड का मतलब कि चाइना की तरह जितना हो सके उतना इकोनॉमी को बढ़ाओ और देश का विस्तार करने की कोशिश भी करो। चाइना एग्रेसिव नेशनहुड, अमेरिका सेल्फ पे, ट्रंप से भी पहले भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एग्रेसिव नेशनहुड तो है ही। ठीक है, उनके अगर आज से 10 साल पहले एक भी व्यक्ति मर जाता था पूरे विश्व में तहलका मचा देते थे। ठीक है, बट जब प्रकृति अपने आप नियम बनाती है तब कुछ नहीं हो पाता। आप कितने लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब हाथ पे हाथ धरे, तो प्रकृति अपने आप, क्योंकि जहाँ से चले थे शायद कहीं ना कहीं वहीं पे पहुंच जाएंगे एक टाइम पे। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अच्छा, 2 बुक मैंने आपको नाम बताए थे, दास कैपिटल एंड दूसरी बताई थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स के साथ में दूसरे व्यक्ति का नाम जो बताया था मैंने, वो बताया था, दूसरा व्यक्ति क्या नाम बताया था, फ्रेडरिक एंजल्स, इस तरीके का नाम था। ओके, तो फ्रेडरिक एंजल्स थे, वो इंग्लैंड के थे, और कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन के थे। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अनुसार से कि भाई साहब ये बताओ कि इसे चेंज कैसे करें, इसे चेंज कैसे करें। कैपिटलिज्म सोसाइटी चल रही है औद्योगिक क्रांति के टाइम पे, पूंजीवादी सोसाइटी चल रही है, कैपिटलिज्म चल रहा है। ओके, अब इसे चेंज कैसे करना है, हमें कम्युनिस्ट कैसे बनाना है, कम्युनिज्म पे लेके कैसे आना है, ये उनसे पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स जवाब दे रहे हैं कि पहले आपको कैपिटल, तो सोशलिज्म की बात की गई उनके द्वारा, और बेसिक बात वही अंतर आया। सोशलिज्म का मैंने बताया कि आराम आराम से धीरे धीरे डेमोक्रेटिक तरीके से चेंजेस लेके आने, सोशलिज्म जो कि अपने नेहरू जी भी कहीं ना कहीं समाजवाद व्यक्ति थे। ओके, उनका समाजवाद की तरफ झुकाव था। एंड साम्यवाद का और सोशलिज्म का अगर डायरेक्ट, अगर कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का डायरेक्ट अंतर अगर बोले तो साम्यवाद ने क्या कहा है, साम्यवाद ने कहा था, उन्होंने कहा था द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। इकट्ठे हो जाओ और जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें मार दो और तुरंत की तुरंत बदलाव लेके आ जाओ। दैट्स इज डिफरेंट इन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म।
समाजवाद धीरे धीरे लेके आ रहा है, समाज को, गरीब लोगों को उठा रहा है और अमीर लोगों से टैक्स लेके उनका भला करने की कोशिश कर रहा है। कम्युनिज्म में बेसिकली विचारधारा में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा शोषण होता आया है, शोषण हो रहा है, अब इस शोषण से निजात पाने का एक ही तरीका है, बंदूक उठाओ, हथियार उठाओ और जो अमीर लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं उन्हें डायरेक्टली तुरंत खत्म कर दो, यानी सशस्त्र क्रांति, यानी हथियारों के माध्यम से क्रांति करनी है, जो कि रूस में हुआ, जो कि चाइना में हुआ और इंडिया में वही लोग नक्सलाइट लोग जिसे हम बोला जाता है, कल हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो नक्सलाइट लोग भी उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नक्सलाइट लोग इंडिया में भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं स्टेटलेस। बट मैं बेसिकली अगर जब तुम इस चीजों को समझने जाओगे ना तो दोगलापन इतना गहरा घुस जाता है इन सब के अंतर्गत। दोगलापन मतलब बोलते क्या है हमारी बेसिक थ्योरी और कर क्या रहे हैं इस बेसिक थ्योरी में वो सब, और कहते हैं हम कम्युनिस्ट हैं और कर काम रहे हैं कैपिटलिज्म वाले, और जैसे बोल रहे हैं ना स्टेट नहीं होना चाहिए, और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी शासन चला रही है और एग्रेसिव नेशन है वहां का, जबकि वो स्टेट होना ही नहीं चाहिए वहां पे, रूस का भी वहां स्टेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म का बेसिक अंतर मैंने बताया। तो जब उनसे पूछा कार्ल मार्क्स से तो कैसे लाना है, तो एक प्रोसेस उन्होंने बताई थी, प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया था कभी भी, प्रैक्टिकल करने वाले आगे आएंगे 50-60 साल बाद में। ओके, तो उन्होंने बोला कि पहले सोशलिज्म लाने की कोशिश करनी है जो कि सरकार ही लेके आएगी इस तरीके से। देन फिर बोला उन्होंने कि वन पार्टी कंट्रोल होना चाहिए, कोई एक पार्टी बने और वही कंट्रोल कर ले, यानी लेनिन अगर पार्टी बनाता है तो लेनिन पार्टी कंट्रोल कर ले, या चाइना में माओ सेतुंग कोई पार्टी बनाते हैं तो वो पूरी पार्टी पूरे ही शासन पे कंट्रोल कर ले, और उस पार्टी की कम्युनिस्ट विचारधारा होनी चाहिए, विचारधारा कम्युनिस्ट होनी चाहिए, तभी तो कम्युनिज्म लेके आएंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा होना चाहिए मतलब यहाँ का मतलब ये हो गया, ये कम्युनिस्ट विचारधारा मतलब ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, मजदूरों की, वर्कर्स की ओनरशिप होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, देन फिर आपको इस वन पार्टी को कोशिश करनी है स्टेटलेस, क्लासलेस एंड उसके अलावा नेशनलेस, यानी स्टेटलेस, क्लासलेस और कास्टलेस, इस तरीके का एक आइडियल समाज बनाना है, आइडियल समाज, आदर्श समाज बनाना है जिसमें सब लोग अच्छे हों, सब लोग खुशी हों। विचारधारा में कोई कमी, विचारधारा में कोई कमी नहीं, बात तो क्या करें, वो आदर्श, आदर्श समाज बनाना है हमें जिसमें सभी लोग खुश हों, सभी लोगों का भला हो, इस तरीके की उन्होंने बात यहाँ पे बोल दी है, और सभी लोगों के बराबर बराबर संपत्ति होनी चाहिए, इस टाइप की उन्होंने बात ये बोल दी है। तो ये कम्युनिज्म का बेसिक तरीका निकल के आता है कि आपको कैपिटलिज्म फॉर्म होगी, वहां से थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म लेके आएंगे, देन वन पार्टी कंट्रोल करेंगे। वन पार्टी कौन सी होगी, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली होगी, वही पार्टी जो है धीरे धीरे उस सब को हटा दी जाएगी, सब कास्ट को खत्म करवा देगी, सब क्लास को खत्म करवा देगी, स्टेट नाम की चीज को हटा देगी, और धीरे धीरे ये कम्युनिज्म जो पूरे विश्व में फैलेगा। स्टेट है ही नहीं, देश है ही नहीं ना, देश नहीं है तो पूरे विश्व में फैलाना है, क्योंकि विश्व में ज्यादातर लोग तो मजदूर ही हैं भाई। अगर पैसों की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती 1% लोगों के पास में ही 60-70% से ज्यादा पैसा है, वर्ल्ड में 1% के पास में, तो गरीब लोग तो ज्यादातर हो गए ना, बाकी के 99% के लोगों के बारे में 30% मान लेता हूँ एग्जांपल, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता, ग्राफ में बता दूंगा मैं, ओके नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो 99 के पास में नाम मात्र है और 1% के पास में बहुत ज्यादा है, 73-75% के आसपास में है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, जो शोषित वर्ग है उसकी ज्यादा है, तो बोले कि तुम्हारा शासन हो जाएगा, एक लोग बढ़ जाए तो कोई 1% खत्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शासन इनका होना चाहिए, इनके लिए सब बराबर होना चाहिए। तो ये उनकी विचारधारा है जिसे हमें पूरे विश्व के लेवल पे फैलाना है। इनके लिए कास्ट कोई मैटर नहीं करती है, इनके लिए क्लास वर्ग कोई मैटर नहीं करता है, इनके लिए स्टेट भी मैटर नहीं करता है। इसलिए अगर चाइना में और भारत में युद्ध हो रहा है तब कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग जो थे वो चाइना का समर्थन कर रहे थे, जबकि भारत पे हमला हो रहा है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाइना का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके की थॉट लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते ही यही है कि चाइना अगर आ जाए हमारे ऊपर कब्जा कर ले और हमारे यहाँ पे फिर से कम्युनिस्ट शासन बन जाए। ओके, अच्छा एक चीज बेसिक है, इंसान ना, ह्यूमन जो होता है ना, एक जानवर होता है नॉर्मली, ठीक है, और जानवर हमेशा अपनी एनिमल स्पिरिट से चलता है। एनिमल स्पिरिट का मतलब वो स्वार्थपूर्ण तरीके से काम करता है, हमेशा ही स्वार्थपूर्ण तरीके से। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपने आप को कोई कम्युनिस्ट बोल रहा है, कल को पता नहीं कब वो राइटिस्ट हो जाए, कोई गारंटी नहीं कब राइटिस्ट हो जाए। कोई व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ऐसे बोल रहा है मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूँ,
बहुत पंथ निरपेक्ष हूँ, जिस तरीके से बोल रहा है, जैसे कि हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जी बोलते थे कि सबसे बड़े सेकुलर ऑफ द इंडिया, उनको मतलब बहुत बड़ी उपाधि दी जाती थी कि पूरे भारत के सबसे बड़े सेकुलर यही हैं। क्या सबसे बड़े सेकुलर वही हैं। और एक टाइम जैसा आया कि उनके बराबर जो सांप्रदायिकता किसी ने नहीं फैलाई, उनके कारण ही पाकिस्तान बना और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा। ठीक है, तो ये जो होता है एनिमल स्पिरिट, इसको हमेशा ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट नहीं होता है, कोई व्यक्ति लेफ्टिस्ट नहीं होता है, कोई व्यक्ति राइटिस्ट नहीं होता है, सब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगे हैं। पहली बात ही जो मैंने बताई थी ना, पावर एंड संपत्ति, सब पूरा खेल यहीं पे है। ठीक है, पावर सत्ता लेने के लिए दौड़ रहे हैं या संपत्ति लेने के लिए दौड़ रहे हैं, बस सबका पूरा पूरा खेल यहीं पे आता है। आपने वो देखा होगा शायद, सेक्रेट गेम्स भी देखे होंगे, सेक्रेट गेम्स देखे, पार्ट सेकंड भी देखा होगा, समझ में नहीं आया वो बात अलग है। उसको जब आप बेसिकली जाओगे ना, तो पूरी कहानी ऐसे गोलमोल चलती रहती है। उसमें फाइनल बात वही आती है कि सब अपनी अपनी बात को मनाने के लिए, एक व्यक्ति पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए दौड़ रहा है, एक व्यक्ति इस दुनिया को बचाने के लिए जा रहा है, जो दुनिया को बचाने के लिए जा रहा है दुनिया उसे मारना चाह रही है। और ये एग्जैक्टली फैक्ट बातें हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, ह्यूमन या एनिमल स्पिरिट से ही सारा का सारा काम चल रहा है, पूरा का पूरा। ओके, तो अगर आपसे कोई बोले कि चाइना कम्युनिस्ट है, क्योंकि चाइना सीपीसी से ही कंट्रोल होता है, चाइना कम्युनिस्ट है, लेकिन चाइना के बराबर उद्योग धंधे, कैपिटलिस्ट आज के टाइम पे पूरे विश्व में कहीं नहीं। सबसे बड़े उद्योग धंधे वहीं पे लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा मजदूर काम करने वाले, मजदूरों की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वहां पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और जबकि पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या होता है? शासन ही मजदूरों का होना चाहिए, और वहां पे मजदूरों का कोई शासन नहीं है, किसी भी कंडीशन में कोई शासन नहीं है। बोलते हैं स्टेटलेस होना चाहिए, स्टेटलेस कहाँ है? वो तो एग्रेसिव नेशन पे आ रहे हैं कि चाइना है, चाइना पे पूरा अपना उन्होंने लैंग्वेज के लिए भी अपना पूरा वो बना लिया सिस्टम। पूरा चाइना का जो है, चाइना में एक पुरानी जो डायनेस्टी थी, मतलब चाइना का और इंडिया में एक बेसिक अंतर मैं आपको बताऊं। एक इंडिया ही अपने आप में, इंडिया नेशन जैसे बोलते हैं ना, वैसे बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है कि इंडिया, जो पूरे विश्व के लोगों के लिए अचंभित करने वाली बात है। सब लोग सोचते हैं कि इंडिया एक नेशन कैसे बन सकता है, पूरे विश्व में इंडिया लेवल का नेशन बन ही नहीं सकता। इंडिया की मिट्टी में, इंडिया की खान पान में ये सब शामिल है, इसके कारण भारत एक देश बना हुआ है। अब देखो, यहाँ पे ना कोई एक धर्म पालन करने वाले लोग, ठीक है, यहाँ पे ना कोई एक भाषा बोलने वाले लोग, ना कोई एक कल्चर वाले लोग, ठीक है, ना कोई एक सोसाइटी वाले लोग, ना कोई एक कास्ट वाले लोग। नेशन जो बनता है एक भावना से बनता है, उस भावना में जुड़ाव होता है कि या तो कोई, जैसे जर्मन लोग हैं तो जर्मन भाषा बोलने वाले होंगे, ठीक है, या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले फ्रांसी लोग हो जाएंगे। जैसे इजराइल बनाया तो यहूदी लोगों ने मिलकर के बना दिया। पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, सहिष्णुता हो, विविधता में एकता हो, सहिष्णुता हो, इतनी कहीं नहीं। चाइना है, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहां विविधता नहीं है। वहां 95% एक ही जैसे एथनिक है, एक ही जैसे कल्चर लोग हैं। ओके, तो वहां एक ही डायनेस्टी के अंदर आने वाले लोग हैं, 95। वहां विविधता नाम की कोई चीज नहीं है चाइना के अंदर। तो चाइना अपने आप में बन सकता है, इंडिया को नेशन बनाना ही अपने आप में टफेस्ट वर्क था, जिसे सरदार पटेल जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। बाकी इंडिया नेशन के रूप में बात करें तो ज्योग्राफिकल रूप से इंडिया जो नेशन है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तक पूरा ये जो है वो एक एक देश है। ठीक है, अब अलग हो गया, धीरे धीरे शायद वापस से दोबारा आ जाए, हो सकता है धीरे धीरे कुछ कमियां भी हो जाएं, बट मोस्टली यही पूरा देश है ज्योग्राफिकल रीजन से, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, एक तरीके से मान सकते हो। और यहाँ की मिट्टी, यहाँ का खान पान और यहाँ की 5000 साल की जो सभ्यता है, उसमें सहिष्णुता अपने आप जो है आती है, ह्यूमन नेचर में आ जाती है उसमें से। ठीक है, तो इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत सहिष्णु हैं। ओके, सो हमारी बात चल रही थी, हम जो है वो किस तरीके से लाना है इस पे पहुंच चुके थे। अब इसमें 2-3 शब्द आपके लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं आपके लिए। एक शब्द है प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट, ठीक है, और दूसरा शब्द है बुर्जुआ। अब स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा मैं, काफ़ी टफ स्पेलिंग है, BUA, हाँ एक मिनट बोल देता हूँ, BOURGAIS, इस तरीके से बुर्जुआ। एक है प्रोलिटेरिएट, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है,
इसके नोट्स में मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, प्रोलिटेरिएट और ये बुर्जुआ, इस तरीके से दो शब्द इंट्रोड्यूस किए। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है सर्वहारा वर्ग, ये ध्यान रखना है, अगर कम्युनिज्म पढ़ना है तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, सर्वहारा वर्ग, ठीक है। और बुर्जुआ मतलब होता है नव धनाढ्य वर्ग, ठीक, नव धनाढ्य वर्ग। तो यहां पे जो बात बोली जा रही है किसके लिए बोली जा रही है कार्ल मार्क्स के द्वारा? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब सबसे हारा हुआ है ये वर्ग, ये सोसाइटी जो है सबसे हारा हुआ है, यानी सबके द्वारा इसका शोषण किया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी जो विचारधारा में, अगर आप देखते होंगे कम्युनिस्ट लोगों की, जब आप देखते होंगे तो एक रेड रंग का एक प्रतीक होता है, रेड रंग का फ्लैग होता है, उसके अंतर्गत एक हाशिया होता है, हाशिया देखा होगा, और उसके साथ साथ में एक हथौड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और उसके साथ साथ में एक स्टार बना होता है, 5 स्टार करके होता है, वो 5 होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5, इस तरीके के 5 भाग होते हैं स्टार के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, रेड का मतलब होगा क्रांति, क्रांति करनी है। क्रांति किस किस को करनी है? हाशिया कौन हुआ? किसान। हाशिया कौन हुआ? किसान, ठीक है। और जो अपना हैमर जो हुआ, हथौड़ा हुआ, मजदूर। और ये 5 लोग कौन है इनका समर्थन करने वाले, ठीक है। 5 लोग समर्थन करेंगे तभी क्रांति आएगी। 5 लोगों में कौन कौन सा आ रहा है? पहले नंबर पे आता है अपना वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स। दूसरे नंबर पे आता है फार्मर्स। तीसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को भी समर्थन करना है। चौथा आता है सोल्जर्स, सोल्जर्स को भी समर्थन करना है। और 5वां आता है टीचर्स, ठीक है। तो इन सबको 5 ये स्टार हैं, इनका मतलब ये है, 5 का स्टार का मतलब इनको समर्थन करना है और ये क्रांति लेके आनी है। शब्द सुनते होंगे अर्बन नक्सलिज्म, सुना है, शब्द सुना होगा, अर्बन नक्सलिज्म। अब देखो एक साम्यवादी विचारधारा कैसे पनपती है लोगों के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। नॉर्मली 2 चीजें हैं, एक तो युवा होना, युवा होने के अंदर उसके अंदर जोश होता है, पहली बात तो खून गर्म होता है, जोश होता है, वो क्रांति लेके आना चाहता है, इस तरीके का जोश होता है। एक लोगों की टी शर्ट पे आपने सुना हो चे गुवेरा करके एक व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे नए युवा लोग होते हैं, उनकी एक टी शर्ट मैं फोटो लगा दूंगा इंटरनेट पे, तो वो इस तरीके के उनकी सिगार होती है और टी शर्ट पे उनका एक फोटो होता है, चे गुवेरा करके, क्रांति का प्रतीक है वो, ठीक है। तो वो कम्युनिस्ट क्रांति लेके आए थे, तो बहुत सारे लोग उस तरीके, इंडिया में भी पहनते हैं बहुत सारे लोग। एक तो होता है युवा, दूसरा होता है गरीब लोग। गरीब लोग जो नॉर्मली अनपढ़ होते हैं, उन्हें आप जिस तरीके की बात बोलोगे उस तरीके की बात को वो समझते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, गरीब लोगों से अपील करना आसान भी है, क्योंकि बात उनके हित की बोली जा रही है। क्या बोला जा रहा है उन गरीब लोगों से? गरीब लोगों से बोला जा रहा है कि तुम गरीब हो और तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। गरीब को लगेगा हाँ यार बात सही बोल रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। अब उनके मन में, अब नॉर्मली हमारे मन में क्या होता है, फाल्स कॉन्शियसनेस भरी होती है, जो कि सबके मन में भरी हुई होती है, झूठी चेतना कि भैया हम तो भगवान ने गरीब पैदा किए हैं, हम लोअर कास्ट में पैदा किए हैं, हमें जिंदगी भर लोअर कास्ट रहना, इस तरीके से। अब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आएगा, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को लेके आता है, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया है, भगवान ने किसी व्यक्ति को 500 बीघा खेत दे के नहीं भेजा है। उसका बेटा 500 बीघा खेत का मालिक हो रहा है क्योंकि उसका बाप 500 बीघा खेत वाला है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा है कि वो उसी को देनी है। उसने किसी समय तुम्हारे ऊपर शोषण किया होगा, तुम्हारे बाप दादाओं के ऊपर, तब जाके उसने 500 बीघा जमीन ली होगी। तो ये बेसिकली बात है जिससे गरीब बहुत जल्दी अपील करते हैं। और एक युवा जोश होता है गरीब और युवाओं के बीच में, ये बहुत अच्छी विचारधारा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, क्या सच में क्या साम्यवादी विचारधारा बुरी है कि अच्छी है, क्या खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो अभी बेसिक पॉइंट चल रहे हैं थ्योरेटिकल वर्ल्ड लेवल की, तो उन पे मैं बात चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आपके लिए ये शब्द इंट्रोड्यूस कर दिए। 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, जब भी साम्यवाद की बात आएगी और कभी एग्जाम में कुछ आंसर लिखना हो तो 2 शब्दों को आपको इंट्रोड्यूस जरूर करना है, प्रोलिटेरिएट एंड बुर्जुआ। प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग, एंड बुर्जुआ यानी नव धनाढ्य वर्ग, जो नया पैसे वाले पूंजीवादी वर्ग जिसे आप बोलेंगे, कैपिटलिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग। ये 2 शब्दों को आपको जरूर बोलना है। जब भी कम्युनिस्ट की बात आए तो ये सिंबल पूरा पता होना चाहिए आपको। रेड का मतलब क्रांति है, सिकल एंड उसके अलावा हैमर एंड 5 स्टार हैं जिसमें अपना फार्मर है, उसके अलावा अपने वर्कर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सोल्जर हैं, टीचर्स हैं, इस तरीके के ये पूरा सिस्टम है, ओके। देन बात आती है इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो प्रैक्टिकल अप्रोच शुरुआत करते हैं रूस के अंतर्गत।
कहानी आराम से सुन लीजिए, ज्यादा इसमें लिखाने की जरूरत है नहीं, मैं बेसिक तरीके से बता देता हूं। रूस में एक साम्राज्य था, रोमानोव डायनेस्टी जिसे बोला जाता, रोमानोव डायनेस्टी वहां का राजा था। तो 1910 के आसपास में व्लादिमीर लेनिन जो थे वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं, और जो है वो उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी बनाते हैं और इस मार्क्सवाद को अपनाते हैं, पूरा कम्युनिस्ट थ्योरी लेके आ जाते हैं वो, और उस बात को सही बोलते हैं कि साम्यवाद सही है और सब लोगों को इक्वल लेके आना है। क्योंकि रूस में जो राजा थे उसके द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, और क्रांति करते हैं वो। सन 1917 में क्रांति होती है, अक्टूबर 1917 में क्रांति होती है। धीरे धीरे वो क्रांति 1922 तक जाके कंप्लीट सफल हो जाती है, राजा को खत्म कर दिया जाता है, 1917 में ही खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्रांति जो होती है वो सफल हो जाती है। उसके बाद में लेनिन के द्वारा रूस के अंतर्गत कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत की जाती है। पहला सफल प्रयोग होता है रूस के अंतर्गत साम्यवाद का, ठीक है। ये कब होता है? 1917 में शुरुआत हो जाती है, ओके। एंड उसके बाद में ये जो लेनिन जो है वो 1922 से लेके 1917 से मान लीजिए, ओरिजिनली 1922 से शुरुआत हुई थी, क्योंकि 17 से लेके 1922 तक संघर्ष चलता रहा था, ठीक है। 1922 से लेके 1927 तक लेनिन जिंदा रहा, और उसके बाद में स्टेलिन, ये नया व्यक्ति आ जाता है, और स्टेलिन के द्वारा कम्युनिस्ट को आगे बढ़ाया जाता है। अब स्टेलिन जो है, वही बात जो मैंने बोली कि मनुष्य जो है शुरुआत से मैंने बताया कि एनिमल स्पिरिट से काम करता है, तो स्टेलिन के टाइम तक आते आते कम्युनिस्ट की विचारधारा गायब हो जाती है। स्टेलिन अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने लग जाता है, जो भी प्रतिरोधी है उन सबको खत्म करने लग जाता है। और यहाँ पे स्टेलिन के द्वारा एक नई चीज भी इंट्रोड्यूस की जाती है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी शुरुआत की जाती है, जिसे इंडिया अपना कॉपी भी करता है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं उससे पता भी चलता है समाजवाद वाली बात है। और फिर वो स्टेलिन पास वाले जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे उनमें भी कम्युनिज्म की थ्योरी लेके आने लग जाता है, और यूएसएसआर का गठन करवा देता है, ठीक है। यूनाइटेड सोशलिस्ट रशिया, इस तरीके से उसका गठन कर देता है। और ये 1950 तक चलता रहता है, 50 के दशक तक। उसके बाद में अलग अलग आते रहते हैं, और 1990 में ये खत्म हो जाता है, विघटन हो जाता है। कारण वही रहेगा। कारण क्या रहेगा? दोनों ही चीजें होंगी। अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने, ऊपर वाले व्यक्ति ने, अपना लेनिन ने कोशिश की कि सबको बराबर देने की कोशिश की, वहीं पे इश्यू आ जाता है, इकोनॉमिकल इश्यू आने लग जाता है। इकोनॉमी सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, लोग काम करना छोड़ देते हैं। काम करना छोड़ दिया वो बात अलग, लेकिन बड़े लेवल पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां आई नहीं। बड़ी फैक्ट्रियां होने का मतलब क्या हो जाता है? बड़ी फैक्ट्रियां होना मतलब पूंजीपति लोगों का हो जाना। अगर बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो उसे कौन बना रहा है? राज्य बना रहा है, राज्य के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि चाइना, इस मामले में चाइना बहुत आगे निकल गया, और चाइना को इस चीज ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। चाइना के पास में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बहुत जो टॉप 10 कंपनियां हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे ही कंपनी में कुछ कमी आने लगती है, कंपनी डूबने लगती है, तुरंत सरकार पैसा देती है उसके लिए। तो कंपनियां अपने आप में बड़े लेवल पे पहुंच गई, इंडिया में इतना लेवल पे ना पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनियां जो है उसको राज्य दे रहा है, या छोटी छोटी कंपनियां बनी हुई हैं। एंड रूस, उसकी विचारधारा हो गई कम्युनिज्म। उधर अमेरिका की विचारधारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का बेसिक अभी बता देता हूं, बाकी एक पूरा लेक्चर होगा उस पर। बेसिक ये है, कैपिटलिज्म में बोल दिया जाता है फ्री छोड़ दो लोगों को, जो करना चाह रहा है उसे करने दो, उसमें से पैसा कमाएगा एनिमल स्पिरिट से, वही स्वार्थ के बस में वो पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के बाद में जब कंपटीशन होगा तो अच्छे अच्छे उत्पाद भी बनेंगे, ताकि लोगों का भला भी होगा। दूसरा, जब वो पैसा कमाएगा खुद के लिए तो रखेगा, सरकार टैक्स भी लेगी, जिस टैक्स को आप कहीं दूसरी चीजों में यूज भी कर सकते हो सरकार के द्वारा। तो ये होता है कैपिटलिज्म का बेसिक बात, ठीक है। पूंजीपति लोगों को और वहां पे उस चीज में जोड़ दिया जाता है। तो बेसिक मैंने बताई। तो फिर 1950 से लेके और 1990 तक रूस में एक धड़ा बन जाता है, कम्युनिस्ट धड़ा। उधर अमेरिका अपनी एक लॉबी बनाने लग जाता है, जिसे बोला जाता है कैपिटलिस्ट। और अमेरिका जो था थोड़ा डेवलप होने लग गया था, रूस उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था, वही इकोनॉमिकल कंडीशन में वो कमजोर पड़ता जा रहा था। बाकी इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ चल रही थी। रूस और अमेरिका ने खूब
अच्छे तरीके से परमाणु बम बनाए हुए हैं, 5-5, 6-6 हजार परमाणु बम है। इंडिया ने 2-3 परमाणु 10-15 बनवा लिए, तो ये बहुत ज्यादा बौखला गए थे। इनके पास में अभी भी 6-6 हजार 7-7 हजार के आसपास में परमाणु बम के जो है वो पूरा जखीरा रखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो इनके बीच में एक तो आर्म रेस होती है, यानी हथियारों की रेस होने लग जाती है। दूसरा स्पेस रेस भी होती है इन दोनों के बीच में, स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष की रेस भी होती है। यूएसएसआर कंपटीशन करता है दोनों चीजों में। सरकार के पास में सारी चीजें हैं, तो यूएसएसआर आर्म रेस में और स्पेस रेस में दोनों में ही अमेरिका के साथ में कंपटीशन करता है। लेकिन बेसिक इकोनॉमी की उसकी जो है वो खोखली होने लग जाती है, अंदर से इकोनॉमी खोखली होने लग जाती है, लोग गरीब होने लग जाते हैं। स्टेट के पास में पैसा है, स्टेट की कंपनियां हैं, स्टेट को कर रहा है सब कुछ, बट लेकिन बेसिक लेवल पे जो है वो कमजोर होने लगे, क्योंकि लोगों के पास में लेट देम फ्री वाला सिस्टम है नहीं, वो खुद से तो कुछ कर नहीं पा रहे। सरकार जो बोलेगी, सरकार जो कहना चाह रही है वही कर रहे हैं। तो उसके बाद में 1990 में रूस में लोगों के लिए खाने तक के लिए सिस्टम नहीं था, लोगों लाइन में लग लग के वहां पे पैकेट लेने पड़ते थे, तो वो कंडीशन खराब थी। तो वहां उन्होंने थोड़ी बहुत छूट देना शुरू किया, और छूट देते ही पूरा रूस टूट गया, विघटित हो गया। और 1990 में विघटित होने के बाद में अमेरिका ही अपना एक तरीके से संपूर्ण प्रभुत्व पूरे वर्ल्ड पावर बन गया। अब अमेरिका को धीरे धीरे बाद में अगर कोई व्यक्ति या कोई देश जो है वो पावर टक्कर देने लगा तो वो चाइना, और मे बी आज की कंडीशन के हिसाब से चाइना अमेरिका को अगले 5 या 6 साल में लीव आउट कर सकता है, जो कि अब जो क्राइसिस आई है उसके कारण। इसका क्राइसिस का, कोरोना इफेक्ट का, कोरोना वायरस का इतना बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। 1929 के आसपास में मंदी आई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा गुना डिप्रेशन आने वाला है, मंदी। अभी हमें चल रहे हैं इसके बीच में, अभी हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन आज से 3-4 महीने बाद में, 5 महीने बाद में देखना है इंडिया के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए भी इतना बड़ा ये खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। इसको अभी हम नहीं समझ पाएंगे, बट इसको इंडिया सरवाइव कर सकता है, सिर्फ इंडिया बच सकता है। और इंडिया का बचने का एक ही तरीका है, वो भी गांधी जी का ग्राम स्वराज्य के कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा लेके आना। जितना हो सके उद्योग धंधों को पंपिंग बाद में करना, गांव में जितना हो सके उतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ने के बाद में फिर बैंकों के द्वारा विदाउट मतलब मिनिमम इंटरेस्ट के द्वारा जितना हो सके लोन प्रोवाइड करवाना उद्योग धंधों को। बजट भूल जाओ, अगले 2-3 साल के लिए बजट भूल जाओ, बजट का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब जो बजट निकला उसका कोई महत्व नहीं रह गया, और अगले 2 या 3 साल वाले आने वाले बजट है उनका कोई महत्व नहीं रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी के इतना रोक देना उसके बाद में संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये रूस में हुआ, ये रूस की सिस्टम समझा दिया। चाइना की बात मैं आपको करूं तो वही बात चाइना में निकाल के आते हैं कि चाइना में है अपना माओ जेडोंग नाम के व्यक्ति हैं, एंड माओ सेतुंग बोलते हैं या माओ जेडोंग बोलते हैं उनको। और वो वहाँ पे एक लाइब्रेरी में कार्ल मार्क्स की किताब हाथ पड़ जाती है, उसी को पढ़ते हैं, फिर वो अपना एक विचारधारा लेके आते हैं, क्योंकि चाइना में भी ब्रिटिश लोगों ने बहुत शोषण किया था। उसके अलावा जापानी लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा शोषण किया था, चाइना का बहुत बुरा शोषण किया था। तो शोषण से ही आहत थे, ये श्योर है। साम्यवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, साम्यवाद की विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लोग शोषण करते रहेंगे, जो शोषित वर्ग है वो क्रांति करेगा, ये श्योर है, 100% है, और ये होता रहेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो पावर में है उस व्यक्ति को समझदारी से काम करते हुए सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए अपने लेवल पे। अगर जैसे ही वो शोषण बढ़ा देगा, एक टाइम आएगा शोषित व्यक्ति क्रांति करेगा ही। इसमें कोई देश का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिज्म की थ्योरी पूरे विश्व इतिहास में कभी खत्म नहीं हुई है। आज के टाइम पे अगर कार्ल मार्क्स से पूछा गया बताओ इतिहास का मतलब क्या है, कार्ल मार्क्स ने बस इतना बोला कि क्लास स्ट्रगल ही इतिहास है, वर्ग संघर्ष ही पूरा का पूरा इतिहास है। कार्ल मार्क्स के कोटेशन में से है ये कि ये पूरा वर्ग संघर्ष हुआ है ना, अमीर गरीब के बीच में ही जो संघर्ष होता जा रहा है, यही इतिहास है और कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट कोटेशन ये भी है, रिलीजन इज ए अफीम। रिलीजन यानी संप्रदाय, एक संप्रदाय बोलेंगे आप जिसे, संप्रदाय एक नशे की तरह है जिसमें लोगों को अंधविश्वास का नशा कराया जाता है और उसके बाद में सामने वाले को कुछ दिखता नहीं है, यानी डर बिठा दिया जाता है। रिलीजन का काम भी डर बिठाना ही होता है, ओरिजिनली बेसिकली काम यही है। और
इसके एस्पेक्ट का भी चर्चा कर सकते हैं, क्या डर बिठाना जरूरी है या नहीं है, अगर डर नहीं बिठाएंगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, और डर बिठा रहे हैं और डर से आपको बाहर निकलना है तो कैसे निकल सकते हैं, वो सारी चीजें। डर, खेल ही डर का है, पूरा का पूरा खेल ही डर का है। आज के समय पे जो गरीब है या जो शोषित है वो सब इसके कारण शोषित है। शिक्षा मिलने के बाद में आदमी को क्या मिल जाता है, वो डर ही तो निकलने लग जाता है उसको। उससे पहले क्या होता है, पुलिस से डरता रहता है, छोटी छोटी चीजों से डरता रहता है, डर का ही खेल चलता आ रहा है। तो यानी क्लास स्ट्रगल जो है वो इतिहास है, ये उन्होंने बोला। माओ जेडोंग के बारे में बता देता हूँ। पार्टी का नाम बनाया सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उनसे पहले एक पार्टी थी कुओमिंटांग, ठीक है, एंड शायद मुझे फिक्स डेट याद नहीं है, 1920 के आसपास में, 1917 के आसपास में जापान से स्वतंत्र हो गए थे। जापान से स्वतंत्र होने के बाद में कुओमिंटांग पार्टी का शासन हो गया था वहां पे। और कुओमिंटांग पार्टी ने, जिसे हम बोलते हैं आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम से शासन शुरू किया था वहां पे। आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से शासन किया था। एंड चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनाई, किसके द्वारा, माओ जेडोंग के द्वारा। उन्होंने अपनी सेना बनाई पहले, वही सिस्टम बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन करो पहले, सेना बनाई, पीएलआर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सेना तब बनती है जब आपकी विचारधारा को आप उनके अंदर बैठाओ, तभी लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। विचारधारा के बगैर में आपके साथ नहीं जुड़ सकते लोग। उन्होंने अपनी विचारधारा वहां पे लोगों को दी, एक रेड बुक करके उन्होंने छापी हुई थी, अपनी रेड बुक, लाल किताब जिसे बोलते हैं, जिसे माओवाद किताब भी बोल सकते हैं। उन्होंने अपने, जब शासन शुरू हो गया था उसके बाद में रेड बुक को बच्चों के जैसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, इस तरीके से सबके लिए रटाने का काम किया था। तो उन्होंने सीपीसी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सहायता से 1949 में अक्टूबर में कुओमिंटांग पार्टी को हराते हुए और सीपीसी का शासन स्थापित कर दिया चीन के अंदर, यानी साम्यवादी सरकार चीन में आ गई 1949 में, भारत की आजादी से 1.5 साल बाद में। और जो पहली वाली पार्टी थी उसके जो नेता थे वो भाग करके पास में एक द्वीप है ताइवान पे चले गए, और उन्होंने बोला कि अभी भी हम चीन हैं, उन्होंने बोल दिया कि अभी भी हम चीन हैं, वहां से शासन चलाएंगे हम ताइवान से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी आज भी ताइवान का ओरिजिनल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चीन बोलता है ये हमारा है, और चाइना, ताइवान बोलता है चीन ही हमारा है पूरा का पूरा। इस तरीके से बात जो है वो चलती है। तो ये चीन की बात आ गई। ओके, तो बेसिक पॉइंट्स आपके समझ में आ गए। कोल्ड वार की बात मैंने की आपसे। कोल्ड वार में 1950 से 1990 के दशक में 3 तरीके के वर्ग बन गए या धड़े बन गए। पहला हुआ फर्स्ट वर्ल्ड जिसे बोलते थे, अमेरिका का साथ देने वाले, कैपिटलिज्म विचारधारा वाले। दूसरा हुआ कम्युनिज्म का साथ देने वाले, ठीक है, जिसे हम द्वितीय वर्ल्ड बोलते हैं। और तीसरा हुआ जो इनमें किसी में शामिल नहीं थे, और वो डेवलपिंग नेशन थे नॉर्मली, या तो डेवलप नेशन थोड़ा बहुत भी था, एक्टिव था ना, वो तुरंत कहीं ना कहीं जुड़ गया था नॉर्मली, या तो रूस के साथ जुड़ गए या अमेरिका के साथ जुड़ गए। भारत ने इन दोनों के साथ में से किसी के साथ जुड़ना स्वीकार नहीं किया, और भारत का झुकाव जो था शुरू में जो था वो रूस के साथ में था। वर्तमान कंडीशनों में देखा जाए तो अमेरिका की तरफ बहुत अधिक झुकाव होता जा रहा है भारत का। ओके, एंड नेम भी बनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया था। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था अपने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उसमें ही इन दोनों को काट करने के लिए बनाया था कि हम किसी से नहीं जोड़ेंगे, एक पूरा अलाइनमेंट बनाया गया था। ओके, तो ये अपना कोल्ड वार होता है। और आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पे जो है वर्ल्ड के लेवल में आपको कहाँ कहाँ पे कम्युनिस्ट शासन देखने को मिलता है। ओरिजिनली चाइना में है, उसके बाद में बड़े, आज के टाइम पे कम्युनिज्म बिल्कुल खत्म सा हो गया एक तरीके से, बट चाइना ने बड़े लेवल पे रोका हुआ है। उसके अलावा उत्तरी कोरिया में है, कम्युनिज्म शासन है। लेकिन बात कहाँ कही थी उन्होंने, कम्युनिज्म किसी एंगल से कम्युनिज्म लगता है क्या, कहीं वो स्टेटलेस है उत्तर कोरिया, एग्रेसिव नेशन, ठीक है, क्या कहीं वहां पे सबको समान बना दिया गया, नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग गरीब, खाने तक का नहीं है उनके लिए, ठीक है। उत्तर कोरिया में कास्टलेस है क्या, कास्टलेस नहीं है। एक तो अपना किम जोंग उन है जिसके पास सारी की सारी पावर है, बाकी लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं। साम्यवादी विचारधारा में यह भी बोला जाता है कि सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके की बात भी आती है, क्योंकि सबको सम्मान लेके आना है तो सभी के विचारों का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन वहां पे कहीं होता है ना, तो चीन में होता है ना उधर होता है। उसके अलावा क्यूबा, क्यूबा एक अमेरिका के जस्ट पास में वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका है, वहाँ पे एक देश है छोटा सा, हाँ, तो वहाँ पे चीनी का कटोरा बोलते हैं उसे शायद। तो वहाँ पे भी अपना कम्युनिस्ट शासन है।
एंड अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा था उस समय कोल्ड वार के टाइम पे। अभी अमेरिका से बातचीत होने लग गई है। उसके अलावा रूस के साथ साथ में ये बहुत सारे देश थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूगोस्लाविया, जॉर्जिया, इस तरीके के बहुत सारे देश जुड़े हुए थे जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट शासन वाले कनेक्टेड थे। बाकी ज़्यादा जगह कम्युनिज्म नहीं था। अब जब ब्रिटेन हो गया है रूस का, तो उसके अलावा रूस भी एक तरीके से कम्युनिज्म नहीं रहा, कैपिटलिज्म की तरफ चला गया। चाइना की अगर बात करें, नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, किसी भी एंगल से कम्युनिस्ट नहीं है, पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट हो गया है चाइना। एंड वेलफेयरिस्ट है, लोगों के लिए कुछ काम करता है, वेलफेयरिस्ट है, समाज में कल्याण करने के लिए काम, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाता है। चाइना और इंडिया दो देशों में सबसे ज़्यादा गरीबी है, जिसमें चाइना ने बहुत हद तक गरीबी को ख़त्म कर दिया है। इंडिया और चाइना आज़ादी के समय 1950 के समय पे दोनों इक्वल में थे। आज चाइना हमसे 5 गुना आगे निकल चुका है, पैसों के मामले में भी और सारी चीज़ों, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुका है। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। थ्योरेटिकल रूप से मैंने क्या बताया, वर्ल्ड के लेवल पे आगे बात सारी चीज़ें, तो ये मैंने आपको कम्युनिज्म का वर्ल्ड के लेवल पे बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो पार्ट 2 रखने वाला हूँ मैं, उस पार्ट 2 में आप थोड़ा बहुत खुद से थोड़ा बहुत आप सवाल भी मुझसे करना, उनमें और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेंगे हम, रवीश कुमार को लेंगे, कन्हैया कुमार को लेंगे, राम राज्य के कॉन्सेप्ट को लेंगे, गांधी को लेंगे, नेहरू को लेंगे, आरएसएस को लेंगे, एंड उसके अलावा भगत सिंह को भी लेंगे, और कहाँ कहाँ पे भारत में कम्युनिज्म आया उसको लेंगे। फिर मोर इम्पोर्टेंट नक्सलिज्म जो फैला हुआ है, तो वो फैलाव किन किन क्षेत्रों में, किस किस तरीके से शुरुआत हुई, नक्सलवाड़ी से कैसे शुरुआत हुई, चारू मजुमदार कौन था, एमएन राय कौन था, तो वहां से शुरुआत करेंगे। एंड देन आज की क्या कंडीशन है, एंड आगे क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जेएनयू को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को हम जरूर शामिल करेंगे, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली मेरा आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर राजना मूवी नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। ओके, सो राइट नाउ मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आपको कम्युनिज्म की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। कम्युनिज्म की बेसिक डेफिनेशन दोबारा से बोल देता हूँ। कम्युनिज्म एम टू क्रिएट ए आइडियल वर्ल्ड दैट इज क्लासलेस, कास्टलेस, गवर्नमेंटलेस एंड स्टेटलेस। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद एक ऐसा आदर्श विश्व बनाने की कोशिश करता है जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, कोई जाति नहीं हो, कोई सरकार नहीं हो और कोई भी राज्य नहीं हो, यानी ऑफ दी, फॉर दी, बाय दी वर्किंग क्लास, यानी शोषण लोगों का ही, जो शोषित हो रहे हैं उनका ही जो है वो पूरा शासन होना चाहिए। ओके, और कम्युनिज्म का ही एक फॉर्म होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में जो है वो धीरे धीरे सारी चीजों को गरीब लोगों के लिए पहुंचाना होता है और अमीर लोगों से टैक्स लेना होता है, अमीर लोगों को मारना नहीं होता है। कम्युनिज्म में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है। क्रांति इन द सेंस कि तुरंत इमीडिएट आज ही करना है, मतलब कल परसों 3 दिन में वेट नहीं करने वाला हूं, तभी तो बंदूक उठा रहा है भाई। दूसरा तो जैसे कम्युनिस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पे पार्टी भी बनी हुई है, वो भी कोशिश करती है। लेकिन नक्सलिट लोग क्या बोलते हैं कि हमें कल का नहीं पता, हमें आज चाहिए और हमें आज की बंदूक के जो दम पे जो है वो हमें शासन करना है। और बंदूक से एक बात और ध्यान आई, माओ सेतुंग का एक बड़ा कोटेशन है, द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। सत्ता बंदूक की नली से प्रभावित होती है, ये जो है माओ का कोटेशन है, जिसे इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई किया जा रहा है नक्सलाइट लोगों के द्वारा। ओके, तो एक बात ये बताई। दूसरा, इसके विचारक कौन कौन बताए, मैंने डेफिनेशन बताई, विचारक कौन कौन बताए, कार्ल मार्क्स सबसे बड़ा विचारक, उसके साथ में फ्रेडरिक एंजल भी था। एंड कार्ल मार्क्स की किताबों के नाम बताए, दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओके, ठीक है, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों में कोटेशंस मैंने बताया, एक तो दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बट योर चेंज, तुम्हारी जंजीरों के अलावा कुछ भी खोने के लिए नहीं है। ओके, और उसने फिर ये बात बोली, अगर हिस्ट्री क्या है तो वो बोलते हैं हिस्ट्री जस्ट स्ट्रगल ऑफ क्लास, पूरे इतिहास एक वर्ग संघर्ष है, ओनली वर्ग संघर्ष है। मैंने आपको स्टेज ऑफ एवोल्यूशन बताया, हंटर गैदरर बताया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताया, एंड आज के समय की कंडीशन के हिसाब से बताया, ये मैंने आपको बताया। देन वी गो टू रशियन रेवोल्यूशन, एंड रशियन रेवोल्यूशन के समय पे मैंने आपको 2 वर्ड इंट्रोड्यूस किए, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआ। प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग एंड बुर्जुआ यानी पूंजीवादी वर्ग, जिससे आप बोल सकते हो। ओके, फिर समाजवादी प्रतीक चिन्ह बताया जिसके अंदर 5 स्टार बताए, एंड उसके अलावा रेड कलर क्रांति का प्रतीक बताया, अपना हैमर बताया, एंड सिकल बताया। सिकल यानी अपना हाशिया, दराज जिसे आप बोलते हैं। ओके, वो आपके लिए सिंबल में मैंने बता दिया। 5 स्टार के मैंने बताया, वर्कर, फार्मर, स्टूडेंट, सोल्जर एंड टीचर्स। ओके,
तो ये बातें मैंने आपको बताई। रूस में जब हम गए तो रूस में 2 इंपॉर्टेंट नाम बताए, लेनिन बताया एंड उसके बाद में स्टालिन। स्टालिन अपने आप में कहीं भी किसी भी एंगल से जो था कम्युनिस्ट नहीं था, वो एक डिक्टेटर सा, तानाशाह था, ठीक है। और उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया। मरवाने में तो मतलब कोई भी कम्युनिस्ट कम नहीं रहा मरवाने में, क्योंकि जब बात ही आ जाती है ना, जब क्रांति बंदूक वाली बात, तो मरवाने में कोई कम। चाइना में बहुत सारे लोग, 2-2.5 करोड़ का इतना अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन माओ सेतुंग के टाइम पे भी 40-50 लाख, 20-25 लाख तो उन्होंने जमींदारों को ही मरवाया था। उसके अलावा आज के समय तक भी अगर पता नहीं क्या क्या होता है चाइना के अंदर, कुछ भी नहीं पता। जैसे उत्तर कोरिया है, सेम चाइना मान सकते हो आप, ठीक है। कहीं भी कोई कंडीशन नहीं होती वहां पे। तो वहां पे अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसे तुरंत खत्म करवा देते हैं, आगे का कोई सिस्टम है ही नहीं वहां पे। तो लेनिन की बात की एंड उसके बाद में स्टालिन की बात की, एंड स्टालिन से हमने क्या लिया है, पंचवर्षीय योजना ली है, वो बात की। देन वी गो टू रसिया। रसिया में हमने यूएस, रसिया से हम आ गए चाइना की साइड में। चाइना में माओ जेडोंग के बारे में बताया। आरओसी और पीआरसी 2 चीज बता दी। आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान आज का, पीआरसी पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना, पीआरसी या सीपीसी जिसे बोल देंगे आप, ओके। एंड उसके बाद में हमने बात की कोल्ड वार के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्ल्ड के बारे में बात कर ली, ओके। देन नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने इंडिया के रिगार्डिंग, जिसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे और मोस्ट ऑफ दी आपके जो सवाल होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।